स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि जिसके बेसिस पे डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल फाइंड करा गया। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत से साइंटिस्ट ने, जब मिशन ने नाम दिया न्यूक्लिन का, उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद मैंडल ने एक्सपेरिमेंट्स दिए। तो मतलब इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च हुई जिसके बेसिस पे डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल बोला गया। लेकिन उसके लिए एक प्रूव करना बहुत ज़रूरी था कि डीएनए ही एक एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो कि कुछ जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जो दिया था किसने? एफ ग्रिफिथ ने। फ्रेडरिक ग्रिफ साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करा था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया डिजीज को कॉज का पैथोजन है। ठीक है, निमोनिया डिजीज को क्रिएट करता है, कॉज करता है। तो इस बैक्टीरिया को इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करा। अब क्या करा गया कि इस बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर प्लेट में कल्चर कराया और इसमें दो टाइप की कॉलोनी ग्रो हुई। ठीक है, इसको किस में ग्रो कराया उन्होंने? कल्चर प्लेट में। ग्रो ऑन कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट पे ग्रो करा के इनकी दो टाइप की कॉलोनी प्रोड्यूस हुई, एक तो एस टाइप कॉलोनी और एक हुई आर टाइप कॉलोनी। अब दोनों में फर्क क्या था? जो एस स्ट्रेन की कॉलोनी थी, एस टाइप की कॉलोनी थी, ये इनकी जो मतलब कि जो कॉलोनी है या स्ट्रेन है वो कैसा था? इसमें म्यूकस से कोटेड था। ठीक है, म्यूकस इसमें जो है वो क्या थी? कोटेड थी, म्यूकस पॉलीसेकेराइड से कोटेड थी। और जो रफ स्ट्रेन थी उसके अंदर क्या था? आर स्ट्रेन था, उसके अंदर कोई भी म्यूकस की कोटिंग नहीं थी। तो इसमें क्या मिली? म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोट प्रेजेंट था। इसमें क्या हो गया? म्यूकस कोट एब्सेंट। जिसकी वजह से इसको रफ स्ट्रेन बोला गया और इसको बोला गया स्मूथ या फिर शाइनी स्ट्रेन। ठीक है, अब इसमें से जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे ये क्या कर सकते थे? ये मतलब कि कैप्सुलेटेड हुए, और जो म्यूकस कोटेड जिसमें एब्सेंट है यानी कि आर स्ट्रेन, वो कैसे थे? नॉन कैप्सुलेटेड थे। अब इसके बाद इनको, इन स्ट्रेन्स को हमने क्या करा? माइस में इसको इंजेक्ट करा गया। जो एस स्ट्रेन था ये विरुलेंट था। ठीक है, ये क्या है? विरुलेंट है। ठीक, और ये कैसा है? नॉन विरुलेंट। तो विरुलेंट और नॉन विरुलेंट का मतलब क्या हुआ? विरुलेंट क्या कर रहा है? ये किसको कॉज कर रहा है? कॉज निमोनिया। और ये निमोनिया को कॉज नहीं करेगा। यानी कि एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है, ये अगर हम किसी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उसको निमोनिया हो जाएगा, लेकिन आर स्ट्रेन के इंजेक्ट करने से निमोनिया नहीं हो रहा है। तो विरुलेंट स्ट्रेन को यानी कि एस स्ट्रेन को जब उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो क्या हो गया? माइस को निमोनिया हुआ और माइस क्या हो गए? मर गए, डाई हो गए। ठीक है, क्योंकि एस स्ट्रेन का जो मतलब एस स्ट्रेन है वो निमोनिया को कॉज कर रहा है, विरुलेंट स्ट्रेन है। तो उसने क्या करा? माउस के अंदर जब गया तो उससे क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ माइस के अंदर किसको इंजेक्ट करा? आर स्ट्रेन को। ठीक है, आर स्ट्रेन क्या कर रहा है? नॉन विरुलेंट है, यानी कि निमोनिया को कॉज नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? लाइव है, जिंदा रहे। ठीक है, इनमें कोई निमोनिया डिजीज नहीं हुई जिससे कि वो आगे सरवाइव करते रहे। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा? माइस के अंदर एस स्ट्रेन को हीट कर दिया और हीट किल करके एस स्ट्रेन को फिर इंजेक्ट करा माइस के अंदर, जिस तब भी वो क्या रहे? लाइव कर गए। ठीक है, उनकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि इसमें क्या हुआ? हीट करा, हीट करने पर एस स्ट्रेन का जो विरुलेंस थी वो खत्म हो गई, किल्ड हो गई,
और जिसकी वजह से वो क्या, उनकी डेथ नहीं हुई, उनके अंदर निमोनिया नहीं हुआ और उनकी डेथ नहीं हो पाई। अब क्या करा उन्होंने, माउस के अंदर हीट किल्ड एस स्ट्रेन और साथ में आर स्ट्रेन दोनों को इंजेक्ट करा, लेकिन उससे भी क्या हो गया, माइस की डेथ हो गई। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जब हमने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करा तो माइस की डेथ हो गई। क्यों हो गई डेथ, क्योंकि उसने निमोनिया डिजीज करी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट था, म्यूकस कोटिंग एब्सेंट थी, जो जिसकी वजह से वो निमोनिया कॉज नहीं कर पाया, उसकी वजह से जो माउस थे वो सरवाइव कर गए। अब उसके बाद उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट कर दिया, हीट करने से उसका जो मतलब विरुलेंसी थी वो चीज खत्म हो गई है ना, वो डिजीज को कॉज नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से माइस क्या रहे, सरवाइव करते रहे। अब क्या हुआ, नेक्स्ट लास्ट वाले उसमें उन्होंने क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा माइस में, और वो माइस मतलब कि, और उसके साथ में हमने किसका मिक्सचर ले लिया, आर स्ट्रेन का, जिससे कि माइस क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। इससे क्या पता चला हमको कि एस स्ट्रेन ने क्या करा, उसको माइस को किल कर दिया। क्यों किल हुआ वो, अब जबकि हमने उसको क्या करा था, हीट कर दिया था, हीट करने के बाद एस स्ट्रेन खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाले में क्या हुआ, यहाँ पे हमने हीट करा, हीट करने पर वो स्ट्रेन खत्म हो गया, मर गया, जिसकी वजह से माइस सब जिंदा रहेगा, उसके अंदर निमोनिया डिजीज नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एस स्ट्रेन को हीट करने के बाद भी उनके अंदर माइस की डेथ क्यों हो गई, क्यों हुई, क्योंकि जो एस स्ट्रेन के अंदर डीएनए था, उसका जेनेटिक मटेरियल था, वो आर स्ट्रेन के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, और आर स्ट्रेन के अंदर एंटर करके उसने आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रेन तो हीट हो गया, मर गया, लेकिन यहां पर उसका असर रहा, यहाँ पे उसने अपना डीएनए को आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर करके अपना जो उसका करेक्टर है वो लूज नहीं कर पाया, और आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। तो जब ये वाला स्ट्रेन इसके अंदर इंजेक्ट करा गया माइस के अंदर, तो उसको क्या डिजीज हो गई, निमोनिया, और जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्यों बोला, क्योंकि एक स्ट्रेन का डीएनए किसके, दूसरे स्ट्रेन के डीएनए से मिक्स हो गया, उसके साथ उसने कन्वर्ट कर लिया उसको, तो जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ही क्या कर सकता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और जिससे उसकी मतलब कि जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है। तो इसी करेक्टर की वजह से कि एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जो वो डीएनए कन्वर्ट हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ पे डीएनए को ग्रिफ्थ ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि डीएनए ही है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट, आपका केस स्टडी फॉर्म में ही इस पे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ उससे पहले कुछ साइंटिस्ट जैसे ओसवाल्ड एवरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी 1933 और 44 में इन्होंने इन्होंने सोचा कि जो जेनेटिक मटेरियल है, इनके अकॉर्डिंग जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, इन्होंने किसको नाम दिया, प्रोटीन को नाम दिया। अब उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रिफ्थ के थ्रू, तो उससे जो है उसकी बायोकेमिकल नेचर फाइंड करी गई। तो इन्होंने क्या करा, जब इसको प्योरीफाई करा, मतलब जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था और उसमें से या जो आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, आर स्ट्रेन एसएल में कन्वर्ट हो गई, तो उसमें से इन्होंने जो केमिकल को निकाला, उस केमिकल पे जब रिसर्च करी गई, उसका केमिकली स्ट्रक्चर देखा गया, तो उसको उन्होंने डीएनए नाम दिया गया। अगर हम देखें कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीनेज है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज है। तो ये एंजाइम जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से उनको एज ए जेनेटिक मटेरियल रीड नहीं करा गया। तो ये वाला जो है ये क्या हो गया, आगे डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, किसके एक्सपेरिमेंट से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की वजह से।
क्योंकि अगर हम प्रोटीन की नेचर जो है वो एंजाइम्स के अंदर होती है, एंजाइम जो होते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो जैसे मैंने नाम दिया प्रोटीनेज एंजाइम या आरएनएज एंजाइम, तो दोनों आरएनएज जो है आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अगर ये दोनों एंजाइम जो हैं या ये दोनों जो हैं ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनको एज ए जेनेटिक मटेरियल रीड नहीं करा गया। जेनेटिक मटेरियल कौन प्रूव हुआ? डीएनए। किसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि किसने दिया था? ग्रिफ्थ ने दिया। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करा गया बैक्टीरियोफेज पर, जिसको कि करा था एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने 1952 के अंदर। और ये जो एक्सपेरिमेंट करा गया बैक्टीरियोफेज के ऊपर करा गया। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं। तो इसमें वायरस को लिया बैक्टीरियोफेज और जो बैक्टीरिया लिया गया वो लिया गया एशेरिशिया कोलाई। तो फर्स्टली इनको बैक्टीरियोफेज को जो है कल्चर मीडिया में ग्रो कराया और दो टाइप के कल्चर मीडिया लिए। एक कल्चर मीडिया में लिया फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और एक कल्चर मीडिया में लिया रेडियो एक्टिव सल्फर। तो दोनों में ग्रो कराने पर जब हमको बैक्टीरियोफेज मिले तो उसमें एक बैक्टीरियोफेज रहा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरे में रहा रेडियो एक्टिव सल्फर बैक्टीरियोफेज। तो अब इन जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज है इनको इंजेक्ट करा गया एशेरिशिया कोलाई के अंदर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है। फर्स्टली ये वाला जो है ये इसका प्रोटीन कोड जो है वो सल्फर 35 यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर से कोट हो गया, रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसको किस में ग्रो कराया था? सल्फर मीडियम में, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो कराया। तो रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो कराने पर जो उसका सल्फर जो है उसने डीएनए को कोट ना कर किसमें एंटर करा? उसके प्रोटीन के अंदर। उसी तरह से दूसरे कल्चर मीडिया में जिसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उसके अंदर कोट हुआ फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ने कोट करा किसको? डीएनए को, यानी कि डीएनए किसका हुआ उसमें? उसके अंदर डीएनए के अंदर जो लेबल हुआ वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल हो गया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट हुआ। अब जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज को इंजेक्ट कराया किसके अंदर? एशेरिशिया कोलाई के अंदर। तो एशेरिशिया कोलाई के अंदर जब अटैक करते हैं वायरसेस तो उसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ? इन्फेक्शन स्टेज है। इन्फेक्शन स्टेज में क्या हुआ कि जब हमने इसको अटैक करा बैक्टीरियोफेज ने वायरस बैक्टीरिया के ऊपर, तो बैक्टीरिया के अंदर ये इंजेक्ट होने स्टार्ट हुए, जिससे कि इनका जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर हुआ, ठीक है। उसके बाद इनको ब्लेंडिंग कराई गई, इनको सेपरेट करने के लिए बैक्टीरियल सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, मिक्सअप कराया गया, ब्लेंडिंग कराई गई और उसके बाद इनको सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। जो इसके अंदर बैक्टीरियोफेज की सेल्स प्रोड्यूस हुई उन बैक्टीरियोफेज की सेल्स को बैक्टीरिया की सेल से अलग करने के लिए। तो अलग करने पर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमने उसमें बैक्टीरियोफेज मिले हमको, उन बैक्टीरियोफेज के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। रेडियो एक्टिव कोई कॉलोनी उसमें फॉर्म नहीं हुई बैक्टीरियोफेज की, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियोफेज नहीं था। और जो सुपरिटेंडेंट वाला मतलब जो था उसमें सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। उसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले जो बैक्टीरियोफेज थे हमारे, जब उसको एशेरिशिया कोलाई पे इंजेक्ट कराया गया तो उसका डीएनए उसकी बॉडी के अंदर गया एशेरिशिया कोलाई के अंदर। तो एशेरिशिया कोलाई के अंदर एंटर करने पर उसमें डीएनए उसका अंदर आ गया, उसने इंटीग्रेशन करा, ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन में दोनों सेपरेट हुए, बैक्टीरियल सेल और वायरस की सेल सेपरेट हुई, जिससे कि उसमें जो वायरस की सेल थी उनके अंदर रेडियो एक्टिव डिटेक्ट किया गया, यानी कि उसके अंदर फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन उसके सुपरिटेंडेंट में कोई भी रेडियो एक्टिव सेल प्रेजेंट नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सल्फर में इससे क्या प्रूव हुआ कि प्रोटीन जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। और प्रोटीन नहीं हो रहा है, प्रोटीन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, जबकि डीएनए ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि इसमें सल्फर ने किसको कोट करा? प्रोटीन को कोट करा। और इसमें किसने कोट करा? फॉस्फोरस ने किसको कोट करा? डीएनए को कोट करा। और हमें इसमें बैक्टीरियोफेज में जो बाद में सेल्स बनी उसके अंदर हमको फॉस्फोरस मिला, जबकि इसमें हमको सल्फर नहीं मिला।
क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन कोड एंटर नहीं करा था। किसने एंटर करी? सिर्फ डीएनए ने एंट्री करी। डीएनए ही ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, इसी वजह से वो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, उसके डीएनए में कोई भी सल्फर की कोटिंग नहीं थी। किसके अंदर कोड थी? उसका प्रोटीन कोड सल्फर से कोड था, जिसकी वजह से प्रोटीन ने एंटर नहीं करा, प्रोटीन ट्रांसमिट नहीं हुआ जनरेशन टू जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो उसकी नेक्स्ट जो न्यू बैक्टीरियोफेज की सेल्स थी उसके अंदर सल्फर की कोटिंग है, सल्फर का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे डीएनए फॉस्फोरस से कोट था। जब वो डीएनए एंटर करा, उसने डीएनए ने इंटीग्रेशन करा, न्यू सेल्स कॉलोनी बनाई अपनी बैक्टीरियोफेज की, तो जो न्यू कॉलोनी बनी, न्यू सेल्स बनी बैक्टीरियोफेज की, उसके अंदर फास्फोरस की प्रेजेंस थी, यानी कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस बैक्टीरियोफेज फॉर्म्ड हुए। तो इसका मतलब है कि डीएनए ही ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन और वही कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, और न्यू कॉलोनी फॉर्म्ड होने का यही रीजन है कि उसमें फास्फोरस प्रेजेंट था, तो क्योंकि डीएनए ही ट्रांसमिट कर रहा था। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं होता है। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल इन 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बोलते हैं कि जो मटेरियल ये 4 प्रॉपर्टी शो करता है वो ही एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि जो रेप्लिकेशन शो कर सकता है। रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओन डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब अपने आप से ही अपने को डीएनए को फॉर्म करना, क्योंकि आरएनए के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। आरएनए डीएनए से फॉर्म्ड होता है, जबकि डीएनए अपने आप डीएनए से ही डीएनए खुद बनता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी डीएनए के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर नहीं होती है। दूसरी चीज, केमिकली और स्ट्रक्चरली डीएनए स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि डीएनए के कोई भी प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, जबकि आरएनए के 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर म्यूटेशन फास्ट होता है और ये स्टेबिलिटी को लूज कर देता है। इसी वजह से इसमें स्लो म्यूटेशन होता है, स्लो चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन होता है स्लो चेंज, लेकिन स्लो प्रोसेसिंग में होता है। स्लो कैरेक्टर्स चेंजेस आते हैं जो म्यूटेशन को शो करेगा, और जिस म्यूटेशन की ही वजह से क्या मतलब म्यूटेशन जो है वो किसको प्रमोट करता है? इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। अगर म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा आगे जाकर। और दूसरी चीज, मेंडेलियन कैरेक्टर्स को फॉलो करता है ये। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि डीएनए स्टेबल क्यों है, आरएनए स्टेबल क्यों नहीं है। जो अभी मैंने रीजन दिया कि आरएनए के 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होता है। ये म्यूटेशन जल्दी कर देता है, इसके अंदर म्यूटेशन जल्दी हो जाता है, ये डिग्रेड जल्दी हो जाता है, एज ए कैटालिटिक वर्क करता है ये आरएनए। इस वजह से ये केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है ये स्टेबल नहीं होता डीएनए के कंपैरिजन में। दूसरा, आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में क्या प्रेजेंट है? थाइमीन। ठीक है, तो इस थाइमीन की प्रेजेंस से ये म्यूटेशन शो करता है, और वो भी कैसा? स्लो। ठीक है, थाइमीन की प्रेजेंस से इसमें म्यूटेशन स्लो होता है, और जबकि आरएनए के अंदर कैसा होगा? म्यूटेशन फास्ट होता है। ठीक है, अनस्टेबल होगा, फास्ट रेट से म्यूटेशन होगा, और जिसकी वजह से वायरसेस के अंदर, मोस्टली वायरसेस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसीलिए उनका लाइफ स्पैन पीरियड क्या होता है? कम होता है। वो जल्दी उनकी लाइफ शॉर्ट होती है, लाइफ जल्दी खत्म हो जाती है। और जिनके अंदर डीएनए होगा, डीएनए में थाइमीन की प्रेजेंस है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एब्सेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। म्यूटेशन स्लो होता है, म्यूटेशन के स्लो होने से क्या होगा वहां पर? मतलब कि स्ट्रक्चरली स्टेबल रहेगा वो, और इवोल्यूशन को भी शो करेगा, और क्या नहीं होता? लेबाइल रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इन 2 कैरेक्टर की वजह से हमारे ये चीज फॉलो होती है, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल है, म्यूटेशन को शो कर रहा है लेकिन स्लो रेट के प्रेजेंस में, और मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करता है, मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करता है जो कि आरएनए फॉलो नहीं करता है।
और आरएनए जो है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में डायरेक्टली क्या करता है, हेल्प करता है सिंथेसाइज करने के लिए, जबकि डीएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इन करेक्टर्स की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए नहीं होता। जबकि फर्स्टली जेनेटिक मटेरियल जो फॉर्म हुआ था वो आरएनए फॉर्म हुआ था, बट स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखो आप, केमिकली स्ट्रक्चरली जो स्टेबिलिटी है उसकी वो किसकी है, डीएनए की है। और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर किसी की बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों के प्रेजेंट हैं तो हमेशा जेनेटिक मटेरियल एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क कौन करेगा, डीएनए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है तब वहां पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। तो ऐसे क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, तभी उनकी लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो और भी कोई और आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय।